हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे आर्थिकी का चैप्टर 1, आर्थिकी 2020-21 घटना चक्र की। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। तो 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 27 नवंबर 2017 को। ठीक है। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष एन के सिंह को नियुक्त किया गया है, एन के सिंह जी को। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश में संघीय करों में राज्यों का हिस्सा घटा दिया गया, 41% कर दिया गया। पहले जो है 14वें वित्त आयोग में ये 42% था। 1 फरवरी 2020 को संसद में प्रस्तुत 15वें वित्त आयोग की प्रथम रिपोर्ट किस वर्ष के लिए अनुशंसाएं हैं? तो वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए। ठीक है। फिर 15वें वित्त आयोग के अनुसार राज्यों की हिस्सेदारी में हो रही कटौती 1% की किस राज्य के हिस्से के लगभग बराबर है? तो जम्मू एंड कश्मीर के बराबर है। ठीक है, 0.85%। फिर बात करते हैं 15वें वित्त आयोग के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 में राज्य सरकारों और केंद्र सरकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व जीडीपी के कितने प्रतिशत हैं? तो 17.5% है। ठीक है। 15वें वित्त आयोग 2020-21 वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए स्थानीय निकायों को के अनुदान के रूप में 90,000 करोड़ रुपए देने के लिए सिफारिश की गई है। जो अनुमानित विभाजन योग्य राजस्व मतलब राज्यों का हिस्सा जो है वो कितने प्रतिशत है? तो राज्यों के हिस्से का 4.31% है। ठीक है। 15वें वित्त आयोग ने को अपनी अंतिम रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करना है? तो 30 अक्टूबर 2020। और कब तक के लिए है? 2020-21 से लेकर 2026 तक के लिए। ठीक है, अनुशंसाएं हैं 2026 तक की। केंद्रीय बजट 2020-21 में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया? 3.5%। ठीक है, 20-21 के लिए है। इससे पहले 3.3 अनुमानित था, 3.8 था, फिर उसके बाद 3.8 मतलब एक्चुअल था, और उसके बाद फिर से जो अगला अनुमानित है वो 3.5% का है। फिर उसके बाद राजस्व घाटे की बात करते हैं तो 2.7% अनुमानित है। और प्राइमरी डिफिसिट और प्राथमिक और प्रभावी राजस्व घाटे की अगर बात करें तो 0.4% और 1.8% मतलब दोनों रेस्पेक्टिवली हैं। प्राथमिक जो प्राइमरी डेफिसिट है वो 0.4 अनुमानित किया गया है। जो प्रभावी राजस्व घाटा यानी कि इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट है वो 1.8% अनुमानित किया गया है। बजट अनुमान 2020-21 में आय की प्राप्ति के सबसे बड़े सोर्स जो स्रोत हैं वो उधार एवं अन्य देयताएं मतलब 20% उसका है। सबसे बड़े सोर्स हैं जो हमारी इनकम के। ठीक है, बजट के। फिर उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स निगम कर आता है 18%। फिर जीएसटी आता है वस्तु एवं सेवा कर 18%। फिर इनकम टैक्स आयकर 17%। और कर विभिन्न राजस्व है ना, कर भिन्न राजस्व 10%। फिर बजट की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा व्यय हैं वो सबसे बड़े घटक जो फैक्टर्स हैं, करों और शुल्कों का राज्यों का हिस्सा 20% हो गया। ब्याज अदायगी 18%। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स 13%। और वित्त आयोग और अन्य अंतरण जो है वो जो अदर ट्रांसफर्स हैं वो 10% में है। ठीक है। फिर बात करते हैं, हाँ, कुल सब्सिडी का सबसे अधिक व्यय जो होता है वो खाद्य मतलब फूड में होता है 44.1%। देखिए इसका क्रोनोलॉजी होती है फूड, फर्टिलाइज़र, फिर फ्यूल मीन्स पेट्रोल और ये सब। ठीक है। बजट अनुमान 2020-21 में सकल बजटीय व्यय में ब्याज अदायगी का हिस्सा कितना है? 18% का है। फिर उसके बाद कर जीडीपी अनुपात 10.77% है। उसके बाद प्रत्यक्ष कर जीडीपी का अनुपात और अप्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट टैक्स जीडीपी से रेशियो अगर देखा जाए डायरेक्ट टैक्स का और इनडायरेक्ट टैक्स का, तो डायरेक्ट टैक्स का रेशियो जो है 5.9% है और इनडायरेक्ट टैक्स का 4.9% है। ठीक है। केंद्रीय बजट 2020-21 में सबसे अधिक व्यय किस योजना पर? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 75,000 करोड़ रुपए। ठीक है। फिर उसके बाद 2020-21 में बजट के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? बजट के 3 प्रमुख घटक, आकांक्षी भारत, एस्पिरेशनल इंडिया, सभी के लिए आर्थिक विकास। ठीक है। उसके बाद जिम्मेदार भारत। ठीक है, ये 3 पिलर्स हैं बजट के। फिर निर्मला सीतारमन जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो कितना है? 30,42,230 करोड़ रुपए। ठीक है। फिर उसके बाद बात करें राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों की। ठीक है, कुल प्राप्तियों में राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों की तो 66.43% राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां जो है वो 33.57% है। फिर उसके बाद बात करें अगर कि बजट अनुमान 2020-21 के अनुसार क्रमशः कितने प्रतिशत, एक मिनट, हाँ, कुल व्यय में 2020-21 के अनुसार कुल व्यय में राजस्व एवं पूंजी खाते पर क्रमशः कितने प्रतिशत व्यय अनुमानित है? तो 86.46% और 13.54%। फिर उसके बाद बात करें 2025 तक दूध प्रसंस्करण क्षमता कितने बिलियन तक बढ़ाने का। देखिए इसको दोगुना करना है। ठीक है, बजट में ये था कि दोगुना करना है, तो 54 मिलियन टन है तो उसको 108 मिलियन टन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 2025 तक। किस वर्ष तक भारत के पास विश्व की कार्यशील आयु सबसे बड़ी आबादी होगी? तो 2030 तक होगी।
बजट 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र तथा कौशल विकास हेतु क्रमशः कितने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है? तो क्रमशः 99,300 करोड़ रुपए, और उसके बाद 3,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। ठीक है, शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपए और कौशल के लिए, कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपए। फिर उसके बाद बात करें राज्यों के सहयोग से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में कितने शहर को स्मार्ट बनाने की योजना है? 5 शहर को। ठीक है, 5 नए शहरों को स्मार्ट बनाने की योजना है ट्रिपल पी मॉडल से। फिर उच्चतर निर्यात ऋण हासिल करने हेतु किस नई योजना का शुभारंभ किया गया? तो निर्विक योजना। ठीक है, ये सारी चीज़ें बजट में हैं। केंद्र सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे पर निवेश हेतु प्रारंभ की गई राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हेतु कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 103 लाख रुपये, 103 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, फिर बात करें बजट अनुमान 2020-21 के अनुसार कुल कितने किलोमीटर लंबाई की रेल लाइनों का विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है? तो 27,000 किलोमीटर। ठीक है, उसको इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। फिर 2021 की बात करें तो परिवहन अवसंरचना मतलब ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु कितने करोड़ रुपए? 1.70 मतलब 1,70,000 करोड़ रुपए। ठीक है, फिर वर्ष 2020-21 के हेतु विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी हेतु लगभग कितने करोड़ रुपए प्रस्ताव रखा गया? 22,000 करोड़ रुपए का। स्थानीय संग्रहालय सहित प्रतिमान स्थलों के रूप में 5 पुरातत्व स्थल जो एशियन साइट थी उनको उनको डेवलप किया जाएगा। तो वो कौन कौन सी हैं? राखीगढ़ी हरियाणा में है, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, शिवसागर असम में, धौलावीरा गुजरात में और आदिचनल्लूर ये जो है कहाँ पे पड़ेगी? आपकी तमिलनाडु में। कोलकाता में भारतीय संग्रहालय का रेजुविनेशन होगा, पुनरुद्धार किया जाएगा करते हुए मुद्रा शास्त्र और व्यापार पर एक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। तो ये कहाँ पे? किसका? पुराना टकसाल भवन कोलकाता में। ठीक है, बजट 2020-21 में संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में कौन सा संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो राष्ट्रीय विरासत एवं संरक्षण संस्थान मतलब नेशनल हेरिटेज एंड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट। बजट 2020-21 में किन 5 वस्तुओं को राज्य के आभूषण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो बीमारी से मुक्ति पहला, दूसरा धन, तीसरा उत्पादन, चौथा खुशहाली और 5वां सुरक्षा। फिर बजट अनुमान 2020-21 में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के समग्र विकास हेतु राशि जो आवंटित की गई है तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए की गई है 30,757 करोड़ रुपए। ठीक है, और लद्दाख हेतु 5,958 करोड़ रुपए। ठीक है, बैंक में प्रत्येक जमाकर्ता के लिए जमा राशि का बीमा दायरा जो वर्तमान में 1 लाख रुपए है उसे बढ़ाकर प्रति जमाकर्ता कितने रुपए किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है? 5 लाख रुपए। मतलब जो हम लोग सेविंग अकाउंट्स होते हैं तो उनका इंश्योरेंस होता है। ठीक है, तो वो अभी 1 लाख रुपए है जो कि बढ़ा दिया गया 5 लाख रुपए। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वैश्विक उत्पादन वृद्धि दर 2018 और 2019 में कितनी थी? तो क्रमशः 3.6% 2018 में और 2.9% अनुमानित है 2019 के लिए। फिर बात करें आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2019-20 में कितनी थी? तो 5%। ठीक है, फिर बात करें 2018-19 और 19-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था का जीवीए वृद्धि दर अनुमानित है 6.6% से और 2019-20 के लिए 4.9%। ठीक है, जीवीए हर सेक्टर का निकलता है। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड ये भी एक तरीका होता है जीडीपी का। ठीक है ना। फिर बात करते हैं कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार शीर्ष प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य वर्ष 2017-18 में क्रमशः कौन कौन से हैं? गोवा है, सिक्किम है और हरियाणा है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था का जीडीपी के संदर्भ में विश्व में कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को कब तक $5 ट्रिलियन 2024 ही गलत दिया हुआ, 2025 दिया इसमें, 2024 है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2018-19 में कितने मिलियन टन खाद्य उत्पादन हुआ? तो 285 मिलियन टन। ये 2018-19 का है। ठीक है, डेटा 285 मिलियन टन। और अभी इसको जो हम लोगों ने अनुमानित किया है वो आपका है वो है 295 मिलियन टन है। ठीक है, तो आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार 2018-19 में खाद्यान्न उत्पादकता कितने किलोग्राम पर हेक्टेयर थी? तो 2299 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, 10 जनवरी 2020 को स्थिति के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण कितना है? 461.2 बिलियन डॉलर, 461.2 बिलियन डॉलर। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे एकल प्रबंधन व्यवस्था के तहत 68,000 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग के साथ विश्व रेल नेटवर्क के क्रम में किस स्थान पे आ जाएगा? तो तीसरे बड़े स्थान पे। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हो जाएगा।
फिर उसके बाद बात करें तो दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत विश्व में पहले स्थान पे है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है, 394 ग्राम पर पर्सन, ठीक है, 394 ग्राम प्रति व्यक्ति। वैश्विक स्तर पर जापान को पछाड़ते हुए 6% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर, पहले पे चीन है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर 2018-19 में 7.5% से कम होकर 2019-20 में कितने प्रतिशत हो गई है, तो 6.9% हो गई है। ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2018 में वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का स्थान कौन सा है, 8वां है वाणिज्यिक सेवाओं में। सितंबर 2019 तक के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2019 अंतिम आंकड़ा है में भारत के प्रति व्यक्ति निवल दाल उपलब्धता कितनी है, 47.9 ग्राम पर डे, मतलब 47.9 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है। वर्ष 2019-20 में अप्रैल से सितंबर में मूल्य के हिसाब से निर्यात अंश 13.9% हिस्से के साथ सबसे बड़ी वस्तु कौन सी है, कच्चा तेल पेट्रोलियम उत्पाद। ठीक है, ये है हमारे निर्यात के अंश हैं ये। ठीक है, कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद। ठीक है। और 19-20 में आयात अंश सर्वाधिक अगर बात करें तो पेट्रोल, तेल और स्नेहक। ठीक है। फिर 2019-20 में भारत के निर्यात मूल्य के हिसाब से सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन कौन सा है, निर्यात की बात कर रहा है भारत के निर्यात, तो यूएसए है सबसे पहले, फिर संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई है, देन चाइना, फिर हांगकांग एंड उसके बाद सिंगापुर। ठीक है। फिर अगर आयात की बात करें तो सबसे ज़्यादा चीन से मंगाते हैं, फिर यूएसए, फिर यूएई और सऊदी अरब, देन इराक। 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का अनुमान है। इससे बड़ी 4 अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं, यूएसए है, चाइना है, जापान है और जर्मनी है। ठीक है। 5वें नंबर पे इंडिया है। दिसंबर 2019 में जारी एशियन डेवलपमेंट बैंक आउटलुक सप्लीमेंट 2019 के अनुसार 2019 एवं